अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू ज़ुबान का प्रीवियस ईयर में पूछा गया पेपर 2 डिस्कस करेंगे, जो आपको प्रैक्टिस भी होगी इंशाल्लाह और कॉम्प्रहेंशन भी आपका बढ़ेगा। उर्दू आसान मजमून है, लेकिन नंबर क्या है? जी पेज नंबर क्या है? नहीं, ये बुक में क्या नहीं है बेटा, ठीक है, ये बुक में नहीं है। जी ओके, अगस्त 2023 का है। अलबत्ता जो हमने पिछले बार लिए थे वो पेपर 1 का था, ये पेपर 2 है ज़बान दुवम का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर नज़र आ रहा है, तो हम ये कह रहे थे आपसे जी। देखिए, जो सवाल, तो ये ज़बान दुवम का पेपर है जो आपको प्रैक्टिस के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कॉम्प्रहेंशन भी होगा और आपके वक्त की बचत भी होगी जितनी आपकी उर्दू की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उर्दू एक ऐसा मजमून है जो आसान है, मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 25 से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं, 27-28 तक उर्दू में नंबर मिल सकते हैं। अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन बढ़े वक्त के साथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़े और स्पीड भी बढ़े अगर उर्दू के अंदर, तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, ये उर्दू पेडागोगी का सवाल है कि उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फ़िल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। ये फ़िल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फ़िल्म हौसला अफजाई करती है। पहले सवाल समझ लीजिए कि छठी जमात के स्टूडेंट्स है, मौलवी वहाँ पर उनको एक फ़िल्म दिखा रहा है और जो फ़िल्म दिखा रहा है वो निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एक कैप्शन के साथ हैं। कैप्शन भी लगे हैं। कैप्शन किसे कहते हैं हम, आप जानते हैं ना? कैप्शन जानते हैं आप किसे कहते हैं? हेलो सर, आवाज ब्रेक हुई है आपकी। हाँ, अभी आ रही है जी। जी सर। कैप्शन जानते हैं आप, फिल्म के नीचे जो कैप्शन आता है? जी जी। चलिए, तो वो ऐसी फिल्म दिखा रहा है जिसमें वीडियो के साथ साथ कैप्शन भी आ रहा है। कैप्शन से मुराद ये है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है फिल्म में, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उसके नीचे राइटिंग में लिखा होता है, ठीक है। ऐसी फिल्म दिखा रहा है और ये जो फिल्म है निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। तो ये जो अमल है मौलम का, कैप्शन के साथ फिल्म दिखाना, ये जो अमल है ये किस चीज़ की हौसला अफजाई करती है? ऑप्शन ए है आपके सामने, सुनने की हिकमत अमलियों, इन्हमाक से देखने और तलबा को ज़बान के मुस्तनद मवाद के बरतने की तरगीब की। इन्हमाक से देखने और सुनने की तरगीब है ये। ऑप्शन बी है इन्हमाक से देखने और सुनने की। ऑप्शन सी है और मज़ीद फ़िल्म देखने में तलबा की दिलचस्पी। ऑप्शन डी है ज़बान इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमलियों, किरदारों की तहसीन और तबसरा लिखने की। तो बताइए, ये जो अमल है मौलम का, जो फ़िल्म दिखाने का और उसके नीचे कैप्शन वाले दिखाने का, तो ये किस चीज़ की हौसला अफजाई करता है चारों ऑप्शन में? आपका क्या ख्याल है, बताइए फौरी। ऑप्शन ए। ओके, चलिए, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जो कैप्शन वाली फ़िल्म है वो किस चीज़ की हौसला अफजाई करती है कि जितनी चीज़ें ऑप्शन ए में बयान की गई हैं वो तमाम चीज़ें हासिल होती हैं। एक नंबर एक, सुनने की हिकमत अमली भी तलबा को उस चीज़ से मिल रही हैं। दूसरी है इन्हमाक से देखने, यानी गौर व फिक्र से देखना, ठीक है। तीसरी चीज़ है ज़ुबान के मुस्तनद मवाद, यानी कि जो कुछ भी कैप्शन में दिया जा रहा है वो ज़बान का मुस्तनद, यानी
ऐसा हो सकता है कि बच्चे सुनने के अमल को और पढ़ने के अमल को मवाद के अंदर बच्चों के अंदर मिसकंसेप्ट हों, यानी कि सुनाई ना दे अल्फाज क्लियरली, तो जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, जो अल्फाज सुने जा रहे हैं, तो वहाँ उन अल्फाज का मुस्तनद मवाद कहते हैं। तो वो मुस्तनद मवाद बरतने की तरकीब बच्चों को मिलती है। साथ ही साथ इन्हें मार्क्स से देखने, यानी गौर फिक्र के साथ दिलचस्पी से देखने और सुनने की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब। इस तरह के सवाल दावा और दलील के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, गुज़िश्ता पेपर में भी हमने आपको बताए थे। तो दावा अलीफ में किया गया है कि एक बच्चा अवाइली उम्र में इस्म से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और क़वायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। सवाल समझ में आ गया तो जवाब आसानी से समझ में आएगा। पहला जुमला ये कह रहा है कि एक बच्चा अवाइली उम्र, अब यहाँ पर उर्दू के अवाइली उम्र का माने समझ में नहीं आया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अवाइली उम्र कहते हैं बचपन वाली उम्र, ठीक है, कम सिनी की उम्र, इब्तिदाई बचपन, ठीक है। तो ये दोबारा अगर सीटेट में पूछा जाए या कहीं अल्फाज आपको ये नज़र आए तो आप इसे याद रखें। अवाइली उम्र कहते हैं बचपने वाली इब्तिदाई उम्र, ठीक है। तो उस उम्र में बच्चा क्या कर रहा है, इस्म से ज़्यादा फ़ेल इस्तेमाल करता है और क़वायद के उसूलों को नज़रअंदाज करता है। हम ये जानते हैं कि जो हमने ज़बान के सीखने के जो मरहले हमने देखे हैं, तो उसके अंदर हमने देखे हैं कि सबसे पहले बच्चा जो है वो AIOU के अल्फाज निकालता है, जिसे हम कोइंग कहते हैं। उसके बाद बबलिंग होती है, उसके बाद एक हुर्फ कहता है, उसके बाद दो हुर्फ कहता है, उसके बाद जुमले कहता है। तो ये ज़बान सीखने के मरहले हमने उर्दू ज़ुबान के अंदर देखे हैं। तो ये इब्तिदाई उम्र का यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चा इस्म से ज़्यादा क्या करता है, फ़ेल पर तवज्जो देता है। यानी कि अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो डायरेक्ट उस चीज़ का तज़किरा करता है। पानी चाहिए तो वो सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, क़वायद के उसूलों को नज़रअंदाज करेगा और वो डायरेक्ट पानी का तज़किरा करेंगे कि सिर्फ पानी पानी। तो पेरेंट्स समझ जाते हैं कि बच्चे को पानी चाहिए। ये बच्चा अपनी अवाइली उम्र में कहता है, इब्तिदाई बचपन में कहता है, ठीक है। तो ये जो जुमला है, अब बेदलील में क्या कहा जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, उसकी दलील कुछ इस तरह बयान की गई है कि इनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है। ये दो जुमले आपको दिए गए हैं। अब ये दोनों जुमले में से कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों गलत है या दोनों सही है, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है अलीफ़ सही है लेकिन बे गलत है। ऑप्शन बी है अलीफ़ और बे दोनों सही हैं और बे अलीफ़ की सही तौज़ी नहीं है। ऑप्शन सी है आपके सामने अलीफ़ गलत है लेकिन बे सही है। ऑप्शन डी है अलीफ़ और बे दोनों सही हैं और बे जो दलील है वो अलीफ़ की सही तौज़ी है। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, बताइए। ऑप्शन ए। इस सवाल पर अगर हम गौर करते हैं तो हमने आपको जो पहला अलीफ़ जुमला है उसका मतलब समझा दिए हैं कि ये जो बच्चे का अंदाज़ है बात करने का वो एक फ़ितरी है कि बच्चा इसम से ज़्यादा फ़ेल पर बात करता है, ग्रामर के मिस्टेक्स करता है, क़वायद की मिस्टेक करता है। और ये इसीलिए करता है कि बच्चे की उम्र जो है वो अवाइली है, मतलब छोटा उम्र है, उसकी इब्तिदाई बचपन है और इब्तिदाई बचपन में बच्चे के ज़ख़ीर अल्फाज में भी कमी होती है, ठीक है। तो ये पहला जुमला भी सही है और दूसरा जुमला भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी अलीफ़ और बे दोनों सही हैं और बे अलीफ़ की सही तौज़ी करता है, ये उसका सही जवाब है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सवाल? आगे बढ़ें। इस बार आवाज़ आ रही है हमारी? सर आवाज़ नहीं आ रही है। इसका सही जवाब डी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आपके सामने है। एक बच्चा अपनी ज़ुबान के क्लासरूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं
और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम इसकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मामला कर रहा है मौलिम, ये जो एक्टिविटी ले रहा है, तो ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। तो ये जो तबसरा बच्चों की आमोज़िश हैं, किन चीज़ों की तरजीहात को ज़ाहिर करता है, बच्चे की तरजीहात को निशानज़द कीजिए। ये जुमले इस तरह के अक्सर उर्दू के अंदर देखने में आते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मौलिम एक सरगर्मी ले रहे हैं जिसमें तुलबा को आंखें बंद करके अपने अपने बैग में से कुछ सामान निकालने के लिए कहा जा रहा है और आंखें बंद करके उन सामान को हाथ में लेकर जो उनके बैग में से बच्चे निकाल रहे हैं उसकी तफसील बच्चों को बताने के लिए कही जा रही है। तो ये जो आमोज़िश है वो किस चीज़ की निशानदही करती है? ऑप्शन ए है कि जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ऑप्शन बी, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ऑप्शन सी है कि जब मैं नक़ल करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। ऑप्शन डी है, जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। तो इस सरगर्मी के लिए कौन सा जुमला सही है, कौन सी तरजीहात सही है, बताइए। जो बच्चे कर रहे हैं, ये जो बच्चे को तबसरा किया अपने वालिदा के पास। सवाल समझ में आ रहा है? जी मिसबा, सवाल समझ में आ रहा है? तबस्सुम मैडम, तस्नीम मैडम। सर ऑप्शन बी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कि ये एक सरगर्मी है जिसमें तुलबा ने आंखें बंद की हुई है, ठीक है। जब तुलबा ने आंखें बंद कर ली हैं तो यहाँ पर नक़ल करने का और देखने का ऑप्शन कट हो जाता है, ठीक है। सर ऑप्शन ए। जी, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जब आंखें बंद कर ली हैं बच्चों ने तो वहाँ पर नक़ल करने का और देखने का सवाल नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं ए और बी पर कि तुलबा ने आंखें बंद कर ली है, मौलिम उनसे सामान निकालने के लिए कह रहा है और तुलबा हरकत कर रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं और सामान निकालने के बाद अपनी ज़ुबान से उन सामान के बारे में तफसील बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद करने का सवाल नहीं है, ज़बान के सही से याद करने का, यानी कि अब तुलबा जो है हरकत कर रहे हैं और ज़ुबान को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी भी यहाँ पर कट होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। समझ में आया है सवाल? जी सर। चलिए, सवाल नंबर 4 आपके सामने है कि इस मिसाल को पढ़िए जो तुलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं, हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। ये भी उसी तरह का जुमला है जो पिछले सवाल में, सवाल नंबर 3 में आपको आया था। अब यहाँ पर आपको मिसाल को पढ़कर उससे मुताबिकत वाला जुमला आपको पहचानना है। अगर मुझे किसी का मतलब वो माने नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। इसके लिए कौन सी हिकमत अमली है चारों में से? ऑप्शन ए है हवाला जाती मवाद से रुजू करता हूँ। ऑप्शन बी, मश्क के लिए मौक़े का इस्तेमाल करता हूँ। ऑप्शन सी है जहन के तज़ब्ज़ब की कैफियत है। ऑप्शन डी है तरतीब व तंजीम पर तवज्जो देता हूँ। जी, जो जुमला है उसका मुताबिकत वाला जुमला कौन सा है? अगर मुझे किसी का मतलब वो माने नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। चारों में से कौन सा? सर सी या डी। सी शायद। चलिए, और कोई जवाब है आपके पास दीगर शुरा में? सर ए शायद। ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मुझे किसी चीज़ का मतलब वो माने नहीं मालूम तो मैं उस चीज़ पर गौर करता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो सी अगर आप जवाब कहेंगे तो जहन के तज़ब्ज़ब की कैफियत कहाँ है जुमले में? कहीं पर भी
तज़-बज़ब की कैफियत नज़र नहीं आती, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मुझे किसी बात का मतलब नहीं मालूम है तो मैं गौर करता हूँ। तो ये तज़-बज़ब की कैफियत नहीं है। तरतीब व तंज़ीम वाली भी कैफियत नहीं है, ना ही मश्क़ के मौक़े का इस्तेमाल यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आम तौर पर आपको भी किसी चीज़ के मानी व मतलब नहीं मालूम है तो आप क्या करते हैं, उस पर गौर करते हैं। और किस चीज़ से गौर करते हैं? हवाला जाती मवाद से रुजू करते हैं आप। तो ये जुमला है और उससे मुताबिकत वाला सही ऑप्शन, ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। समझ में आया? जी सर। चलिए। सर मुताबिकत मतलब कंपेयर करना ना, जैसे अगर कोई मुताबिकत नई चीज जानना है तो पुरानी मुताबिकत का कंपेयर करकर नहीं, मुताबिकत का मायने होता है कोरिलेट करना। आप। ठीक है? मुताबिकत के मायने होती है कोरिलेट करना। सर प्लीज रिपीट कीजिए एक बार। जी, सवाल है आपके सामने, इस मिसाल को पढ़िए जो तुलबा मिसाल से मुताबिकत के लिए करते हैं। यहाँ से यहाँ तक को जो जुमला नज़र आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ये एक मिसाल है और इससे मुताबिकत करने वाले जुमले बच्चों को पहचानने के लिए आमतौर पर सवाल आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों के छोटी जमातों में आपको दिए जाते हैं, आपने देखे होंगे स्कॉलरशिप के अंदर, सूरज है, चाँद है, ठीक है? तो चाँद की रोशनी कैसी है, सूरज की रोशनी कैसी है? तो मुताबिकत वाले इस तरह के 4 डॉट आते हैं सवालात, ठीक है? सूरज की रोशनी तेज़ होती है, चाँद की रोशनी मध्यम होती है। तो सही मुताबिकत पहचानने के लिए आप पहचान लेते हैं कि सूरज से मुताबिकत वाला लफ्ज़ कौन सा है और चाँद से मुताबिकत रखने वाला लफ्ज़ कौन सा है। समझ में आया? तो इसी तरह ये जुमले वाली मुताबिकत है। आपको एक जुमला दिया जा रहा है और उस जुमले से मुताबिकत रखने वाला सही ऑप्शन हिकमत अमली आपको चारों में से एक पहचानना है। तो जुमला कुछ इस तरह है कि अगर मुझे किसी का मतलब वो माने नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। इससे कोरिलेट होने वाला, मुताबिकत रखने वाला जुमला कौन सा है? ऑप्शन डी है तरतीब व तंज़ीम। तो यहाँ पर जुमले में कहीं पर भी हमको तरतीब व तंज़ीम का अंदाज़ा नहीं होता कि कहीं पर तरतीब व तंज़ीम की बात की जा रही है। मश्क़ के लिए मौक़े का इस्तेमाल, अब यहाँ पर गौर करने की बात हो रही है और यहाँ पे मश्क़ है, दोनों भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होते। ठीक है? ऑप्शन सी जो कहा गया है ज़हन के तज़-बज़ब की कैफ़ियत, तज़-बज़ब का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ के माने आपको नहीं मालूम है तो आप गौर करते हैं। गौर करना कन्फ्यूज़न नहीं है। क्या है, आप कौन सी हिकमत अमली पर इख्तियार करते हैं आप? तो ऑप्शन ए उसका सही जवाब है कि आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का आपको मतलब नहीं मालूम है तो आप हवाला जाती मवाद से रुजू होते हैं। रेफ़रेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं किसी कंटेंट के बारे में मज़ीद मालूम हासिल करने के लिए, गौर व फ़िक्र करने के लिए। समझ में आया? जी सर। चलिए, सवाल नंबर 5 आपके सामने है। तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल किसके अंदाज़ा क़द्र के लिए होता है? तशख़ीसी जाँच आप जानते हैं, ठीक है? किसके लिए करते हैं? आपका वॉइस। जी। सवाल नंबर 5 है आपके सामने कि तशख़ीसी जाँच का इस्तेमाल किसके अंदाज़ा क़द्र के लिए होता है? आप तशख़ीसी जाँच क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है आमोज़गारों की मतन के अहम नुकात की तलख़ीस की सलाहियत। आमोज़गार से मुराद क्या है यहाँ पर? लर्नर, स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट्स। आमोज़गारों की मतन यानी पैराग्राफ, आमोज़गारों के मतन के अहम नुकात की तलख़ीस की सलाहियत। तलख़ीस कहते हैं कि जो अहम नुकात पैराग्राफ में दिए गए हैं उसे मुख्तसरन समझना, मानी अक्स करना, ठीक? ऑप्शन बी है आमोज़गारों की ज़बान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत। ऑप्शन सी है हुसूलियाती के मुताबिक आमोज़गारों की दर्जाबंदी करना। ऑप्शन डी है ज़बान में आमोज़गारों के मज़बूत और कमज़ोर पहलू की जांच करना। तो तशख़ीसी जांच क्यों करते हैं, हम कोई बताएगा? तो तशख़ीसी जांच हम क्यों करते हैं?
हम जो हमारे सर स्टूडेंट्स, बच्चों के वो एक कमजोर पहलू को जानने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही पहचाने आपने। अगर हम दीगर ऑप्शन पर भी हम गौर करें तो हम बच्चों के, पहला जो ऑप्शन है बच्चों के अहम नुकात की तलख़ीस की सलाहियत, ये तशख़ीसी जांच के ज़रिए नहीं की जा सकती। आमोज़गारों की ज़बान की अपनी गलतियों को पहचानने की सलाहियत, हम ये बच्चों के लिए तशख़ीसी जांच ले रहे हैं तो तशख़ीसी जांच मौलिम लेगा। ठीक है। ऑप्शन सी, हुसूलियाती के मुताबिक आमोज़गारों की सर दर्जा आपकी बंद। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सर आपका वॉइस क्या आ रही है? जी, तो यहाँ पर सही जवाब जो है उसका ऑप्शन डी है। आमोज़गारों की मज़बूत और कमज़ोर पहलुओं की जांच हम तशख़ीसी जांच में करते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे की भी चीज़ को आप समझ लीजिए कि तशख़ीसी जांच करने के बाद आपको स्टूडेंट्स के कमज़ोर पहलू भी नज़र आ जाएंगे और मज़बूत पहलू भी नज़र आ जाएंगे। मज़बूत पहलुओं की आप हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और उन्हें मज़ीद सीखने के मौक़े फ़राहम करेंगे, और कमज़ोर पहलुओं के लिए क्या करेंगे आप? रेमेडियल टीचिंग करेंगे। क्या करेंगे? तशख़ीसी जांच के बाद तलबा के जो कमज़ोर पहलू नज़र आते हैं उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है, जिसे उर्दू में मुआलजाती तदरीस कहते हैं। ठीक है। जी सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। महारती जांच में हमेशा अंदाज़ा क़द्र होता है। महारती जांच यानी स्किल की जांच करने के लिए बच्चों ने महारत में कितनी तरक्की की है, महारतों की जांच है ये। महारती स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, सही लफ्ज़ है महारतों की जांच। ठीक। महारतों की जांच के लिए अब हम अंदाज़ा क़द्र में क्या करते हैं? ऑप्शन ए है आमोज़गारों की ज़बान की सतह पर पहुंचने का काम करते हैं, तुलबा को पढ़ाई गई ज़बान का। ऑप्शन सी है कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात का। ऑप्शन डी है आम बातचीत का। बताइए। सी सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका सवाल ये है कि महारती जांच में हमेशा अंदाज़ा क़द्र होता है जब आप किसी भी महारत की जांच करते हैं। ठीक है। बोलने की महारत की जांच कर रहे हों, या सुनने की महारत की जांच कर रहे हों, या आप पढ़ने की महारत की जांच कर रहे हों, या लिखने की महारत की जांच कर रहे हैं। ये बुनियादी 4 महारतें हैं। इनमें से किसी भी की महारत आप जांच कर रहे हैं, अंदाज़ा क़द्र कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होता है ये पहचानना है। ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन पर अगर हम गौर करते हैं तो तुलबा को पढ़ाई गई ज़बान का अंदाज़ा क़द्र होता है। ऑप्शन डी है आम बातचीत का ज़बान का अंदाज़ा होता है। ऑप्शन सी है कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात का। तो कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात का यहाँ पर महारतों की जांच से ताल्लुक़ बहुत कम है, नहीं के बराबर। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, आमोज़गारों के ज़बान की सतह पर पहुंचने का हमें अंदाज़ा होता है। ठीक है। जब हम बोलने की सलाहियत की जांच करेंगे, बोलने की महारत की जांच करेंगे, तो हमें बच्चे के बोलने की महारत की सतह पर पहुंचने का मौका मिलेगा। ठीक है। म्यूट कीजिए किसका, जी, जिसके फैमिली की आवाज़ आ रहा है प्लीज़ म्यूट कीजिए। अगर आप सुनने की महारत की जांच कर रहे हैं बच्चे की, कि बच्चे ने सुनने की महारत में कितना महारत हासिल की है, तो फिर उसके सुनने की सतह पर पहुंचने का आपको मौका मिलेगा। पढ़ने की महारत का आप जांच कर रहे हैं, अंदाज़ा क़द्र कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आपको इस बात का इल्म होगा कि तुलबा पढ़ने के ताल्लुक़ से किस सतह पर हैं। उसी तरह लिखने की महारत का भी आप अंदाज़ा क़द्र कर रहे हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा महारती जांच में कि तुलबा लिखने की किस सतह पर हैं। आ रही बात समझ में? जी सर। ओके। चलिए, बच्चों का आवाज़ आ रहा है, बराए मेहरबानी अब जब बोलना हो तब अनम्यूट कीजिए, लेकिन जब आप नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट रखें माइक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7।
उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है। और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले, गौर से सुनिए, और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले इसके बारे में आपस में सवाल और जवाब के लिए कहता है। उस्ताद का क्या मकसद है इस एक्टिविटी के ज़रिए? ऑप्शन ए, मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। ऑप्शन बी, हम जोलियों का फीडबैक फ़राहम करना। ऑप्शन सी, तबसरा लिखना। ऑप्शन डी, इनकी याददाश्त की जांच करना। जवाब बताइए अनम्यूट करके। डी सर, ऑप्शन डी। सभी लोगों का डी है। कोई और जवाब डी के अलावा? ऑप्शन ए भी हो सकता है सर। ओके, चलिए सर ऑप्शन ए, मौजू में। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम ऑप्शन पर गौर करते हैं तो यहाँ पर सवाल को समझने में आपको जवाब आसानी से मिल जाएगा। जिन लोगों को सवाल समझ में आए वो जवाब एक ही मिनट के अंदर आप जवाब को समझ सकते हैं। सवाल में यह साफ तौर पर कहा गया है कि उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले, ठीक है, पढ़ने से पहले की बात हो रही है कि मौलिम को यहाँ पर हाथी का सबक शुरू करना है, कहानी शुरू करना है, उससे पहले मौलिम ये एक्टिविटी ले रहा है। हम इसे क्या कहते हैं डीएड और बीएड में? नामालूम से मालूम की तरह तमहीद बांधना सर। जी, तमहीद कहते हैं। तो यहाँ पर सबक शुरू होने से पहले ही मौलिम ने इस एक्टिविटी को लिया है, तो सवाल से रिलेटेड ही ऑप्शन पे गौर करना है। तो उस्ताद का इस एक्टिविटी का मकसद क्या होगा? मौजू में तुलबा से दिलचस्पी पैदा करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सवाल नंबर 8। अनम्यूट कीजिए फिर म्यूट करके जवाब दीजिए प्लीज़। सवाल नंबर 8 है, ज़बान के क्लासरूम में एक तालिब इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिब इल्म से आप कैसे निपटेंगे? इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए, पहले तुलबा से इसकी मुआवनत के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन बी, संजीदा तुलबा से मुखातिब होंगे आप, उस बदमाश लड़के को, डिस्टर्ब करने वाले को आप बात नहीं करेंगे। ऑप्शन सी है, इसकी मुआवनत के लिए वालिदैन पर मुनस्सर हो जाएंगे कि वालिदैन ने उसको समझाना तो ठीक है। ऑप्शन डी है, तालिब इल्म के रवैये के बारे में स्कूल की मुंतज़िमा व ज़िम्मेदारान को मुतला करेंगे। जी क्या करेंगे आप बताइए फास्ट। ऑप्शन है चलिए, ऑप्शन ए। आपकी मेजॉरिटी ने सही जवाब को पहचाना है, इसलिए हम बहुत कम टाइम देंगे इस सवाल के लिए। ऑप्शन ए सही है। अगर दीगर ऑप्शन को हम गौर करते हैं तो ये समझ में आता है कि जो ऑप्शन डी है ये तरीक़ा नहीं होगा कि कोई बच्चा आपके क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, आप डायरेक्ट जाके मुंतज़िमीन को उसकी शिकायत करेंगे, ये भी मुनस्सर नहीं है। ऑप्शन सी है, वालिदैन पर मुनस्सर होंगे, ये भी मुनासिब नहीं है। और ये तरीक़ा भी मुनासिब नहीं है कि आप सिर्फ संजीदा बच्चों को तदरीस करेंगे। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि पहले तुलबा से इसकी मुआवनत के बारे में बात करें। मुआवनत से मुराद क्या होता है कि आप उसी तालिब इल्म से या उसके दोस्त अहबाब से या जो तुलबा उसके दोस्त हैं उनसे आप उसकी मुआवनत के बारे में बात करें कि इस तालिब इल्म को हम कैसे शरीक करेंगे इक्तिसाब के अंदर, दर्स व तदरीस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 9 आपके सामने है। जब तुलबा किसी मौजू पर, अनम्यूट कीजिए प्लीज़, जब तुलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौस करें और अपना मसूदा तैयार करें, इसको एडिट करें और इस पर नज़र सानी करें। ये एक प्रोसेस है, एक महारत का प्रोसेस है ये। जब तुलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौस करते हैं, अपना मसूदा तैयार करते हैं, इसको एडिट करते हैं और उस पर नज़र सानी करते हैं, ये किस महारत का इजहार करता है? ऑप्शन ए है पढ़ने की महारत का। ऑप्शन बी है बोलने की महारत का। ऑप्शन सी है लिखने की महारत का। ऑप्शन डी है सुनने की महारत का। बताइए।
लिखने की महारत का। जी, आप पूरे जो स्टेप्स हैं उससे आप समझ चुके होंगे कि इज्तिमाई गौर व खौर कर रहे हैं, उसके बाद अपना मसूदा तैयार कर रहे हैं, अपना मसूदा से मुराद अपना स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या लिखना है। उसके बाद एडिट कर रहे हैं, एडिट से मुराद ये होता है कि जो कुछ तुलबा ने मसूदा तैयार किया है उसमें दुरुस्तगी कर रहे हैं, और उसके बाद नज़र सानी करके तुलबा उसको पेश करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो प्लॉट है, ये पूरे की पूरी ज़ाहिर करते हैं लिखने की महारत का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब। सवाल नंबर 10, इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, हम बार बार आपको तवज्जो दिला रहे हैं, इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। दावा अलीफ है और दलील बे है, तो यहाँ पर इसमें भी आपके जवाबात गलत नहीं आने चाहिए। अलीफ कहता है कि इब्तदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी सोच में माऊन होती है। इब्तदाई यानी प्राइमरी स्टेज पर पढ़ने और लिखने की महारतें तनकीदी क्रिटिकल थिंकिंग में सपोर्ट करती है। बे उसकी दलील में क्या कहा जा रहा है कि तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ैली महारत है। ठीक है, तो ए सही है या अलीफ सही है या बे सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, आपको देखना है। ऑप्शन ए अलीफ और बे दोनों सही हैं। ऑप्शन बी अलीफ और बे दोनों सही हैं, बे अलीफ की तौज़ी करता है। ऑप्शन सी है अलीफ गलत है, बे सही है। ऑप्शन डी है अलीफ सही है, बे गलत है। आपका क्या ख्याल है? दोनों गलत हो सकते हैं सर। अच्छा, अब देखिए कि जब हम इब्तिदाई जमातों की बात करते हैं तो वहाँ पर पढ़ने और लिखने की जो महारतें हैं, स्किल्स हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर उम्र के साथ साथ और क्लासेस के साथ साथ परवान चढ़ती हैं। ठीक है, तो बोलने पढ़ने लिखने के दौरान अगर बच्चा इब्तिदाई बचपन से निकलकर आखिरी बचपन में लेटर चाइल्डहुड में जाता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं, आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर सीडीपी के अंदर पढ़े होंगे कि लेटर चाइल्डहुड में जो है बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम ये इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए कि पढ़ने और लिखने के दौरान या पढ़ने और लिखने की महारतों के दरमियान तुलबा के अंदर तनकीदी सोच डेवलप होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखने और पढ़ने की ज़ैली महारत तनकीद है, ऐसा नहीं है। लिखने और पढ़ने की वजह से तनकीदी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होगी, बट जो बुनियादी महारतें हैं उनकी ज़ैली महारत तनकीद नहीं है। ठीक है, समझ में आया सवाल? इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी अलीफ सही है, लेकिन बे यहाँ पर गलत है। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। चलिए, जी आ रही है। सवाल नंबर 11 आपके सामने है कि ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है। ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है। ऑप्शन ए आपके सामने है, ज़बान की मुश्किल और मेकानिकी मशक़ों की मदद से। ऑप्शन बी है, जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ़ एक महारत पर तवज्जो दें। ऑप्शन सी है, एक मुरबात अंदाज में इस पर अमल किया जाए। ऑप्शन डी है, सिर्फ तहरीरी जांच और महफूजा कामों से। बताइए जवाब। ऑप्शन ए। ज़बान की मुश्किल और मेकानिकी मशक़ों की मदद से ज़बान की महारतें बेहतर तौर पर सीखी जाती है, ऐसा आपका ख्याल है। ऑप्शन बी है, जब उस्ताद एक वक्त में एक ही महारत पर तवज्जो दें। ऑप्शन सी है, अगर एक मुरबात अंदाज में इन पर अमल किया जाए। ऑप्शन डी है, सिर्फ तहरीरी जांच और महफूजा काम। देखिए, किसी भी ज़बान को मेकानिकी या मशक़ों की मदद से नहीं सीखा जा सकता महारतों को,
अगर आप मैकेनिकल अंदाज में से बच्चों को सिखाएंगे तो वो मैकेनिकल अंदाज में सीखेंगे, लेकिन उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, गौर व फिक्र ये नहीं आएगा अगर आप मैकेनिकल और सिर्फ ड्रिल मेथड से ज़बान को सिखाएंगे। तो आप बोलने की महारत ऑप्शन सी। जी, आप बोलने की महारत को, पढ़ने की महारत को मैकेनिकी मशक़ों की मदद से नहीं सिखा सकते। ऑप्शन बी है, जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे। तो ये भी बहुत मुश्किल तरीन काम है कि आप पढ़ा रहे हैं और सिर्फ एक ही महारत पर तवज्जो दे रहे हैं, जबकि पढ़ाने के दौरान हमें तलबा की तमाम महारतों पर तवज्जो देने की, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, गौर व खौस की, बहुत सारी महारतों पर मौलवी को तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन डी है आपके सामने कि सिर्फ तहरीर, जांच और महफूजा कामों, सिर्फ राइटिंग वर्क से, असाइनमेंट से तलबा की ज़बान की महारतें डेवलप नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी है, अगर एक मुरबात अंदाज में इन पर अमल किया जाए। तो मुरबात का मतलब क्या होता है? मरबूत। ठीक है, मरबूत यानी कि जो आपस में कोरिलेट करके, रब्त करना। जी, रब्त बनाकर। रब्त बनाने से मुराद ये है कि आप बोलने की महारत है तो आप बोलने की महारत के साथ आपने रब्त बनाना सुनने की महारत का। ठीक है, सुनने की महारत के बाद पढ़ने और लिखने के दरमियान आपने रब्त बनाना। अगर हम इन 4 बुनियादी महारतों की अगर हम बात करें तो सही तरीक़ा यही है कि अगर ज़बान की महारतों में आपको डेवलप करना है तो उन महारतों को आपस में जोड़कर उनके अंदर इंटरलिंक करते हुए एसोसिएटिव मेथड से आपको ज़बान की महारतों को परवान चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। समझ में आया? जी सर। चलिए, नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़े को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़ा क़द्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो, यहाँ महारत की बात हो रही है, कौन सी महारत है वो? बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को। तो उस्ताद को चाहिए कि तलबा से क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ए है, हैरत अंगेज़ वाक़ये को बयान करें। ऑप्शन बी है, मतन में शामिल अफ़ाल व सिफ़ात को निशानदज़ा करें। ऑप्शन सी है, अल्फाज की तौज़ी में हुए गलतियों को दुरुस्त करें। ऑप्शन डी है, एक कहानी पढ़े और मतन की तफ़हीम से मुतालिक सवालों के जवाब दो। आप कौन सी महारत को चेक करना चाहते हैं, अंदाज़ा क़द्र करना चाहते हैं? डी। सवाल को समझिए पहले। ऑप्शन सी। आपको बयानिया महारतों को बरतना, आपको ये चेक करना है कि तलबा के अंदर बयानिया महारतें किस हद तक परवान चढ़ी। बयानिया महारत यानी बोलने के महारत, कितना अच्छा बोलता है। सर ऑप्शन डी में कहानी स्टूडेंट पढ़े, अब सर पढ़ेंगे। देखिए, सवाल को पहले समझिए आप। सवाल में ये कहा जा रहा है कि बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़ा क़द्र के लिए। ठीक है, कि तलबा जो बयानिया महारतें हैं, बोलने की जो बेहतरीन सलाहियत है, उस सलाहियत के तरीक़ों को कितना समझे हैं। तो आप तलबा से क्या करा के लेंगे? सवाल पूछेंगे। देखिए, सवाल पूछेंगे तो आप तलबा की समाअत की जांच करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग की जांच करते हैं। सर ए भी हो सकता है। जी, मैं आपको ऑप्शन समझाता हूँ। जो लोग सवाल को समझे हैं वो जवाब को आसानी से समझ सकते हैं। तलबा बयानिया महारतों के तरीक़े किस हद तक समझे हैं, उसको आपको चेक करना है। बयानिया महारत यानी कि आप किसे कहेंगे? बहुत अच्छा मुक़र्रिर किसे कहेंगे आप? बहुत अच्छा मुक़र्रिर किसे कहेंगे आप? जो बहुत अच्छे तरीक़े से बात करता है, बोलने वाले। जी। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन डी पर गौर करते हैं तो मतन की तफ़हीम के मुतालिक सवालात के जवाब, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी तफ़हीम की जांच कर रहे हैं ऑप्शन डी में। जब आप ऑप्शन सी की बात करते हैं तो गलतियों को दुरुस्त करें, तो ये बयानिया महारतों की जांच कहाँ हो रही है? अंदाज़ा क़द्र ये नहीं हो रहा।
ऑप्शन बी है मतन में शामिल अफ़ाल और सिफ़ात, ये तो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग आप देख रहे हैं। बयानिया महारतों की कहाँ जांच कर रहे हैं आप? जब आप उससे कहेंगे तालिब इल्म से कि आप हैरत अंगेज़ वाक़ये को बयान करें, तो तुलबा तालिब इल्म जब हैरत अंगेज़ वाक़ियों को बेहतरीन अंदाज में बयान करेंगे, हरकत व सकनात के साथ, सही अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन के साथ, लबो लहजे के साथ, तब आपको ये पता चलेगा कि तालिब इल्म ने बयानिया महारतों को कितना अक्स किया। समझ रहे हैं आप? जी सर, लेकिन सर प्राइमरी लेवल कैसे बयान कर पाएगा? देखिए यहाँ पर अब प्राइमरी लेवल का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अगर इब्तिदाई जमातों का जिक्र होता तो ऑप्शन भी कुछ और होते हैं। अगर मान भी लें कि ये चीज़ें सवाल हम प्राइमरी बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो हैरत अंगेज़ वाक़यात के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़िकल डीप नॉलेज वाली कहानियाँ हों। वो शेर और चूहे की भी कहानियाँ हो सकती है, ठीक है, बिल्ली और चूहे की भी हो सकती हैं, ठीक। तो ये हैरत अंगेज़ वाक़यात जी सर। किसी भी तरह कहानी में के भी हो सकते हैं, ख़ुद हमारी किताबों में भी हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की तीसरी और चौथी में भी हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं, मज़ाहिया वाक़यात हैं। तो हमको जांच किस चीज़ की करना है, सवाल में उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बयान या महारत को बरतने के तरीक़े अपने को जांच करना है तलबा के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब। सवाल नंबर 13 आपके सामने है। 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ने में भी मावनत करता है। अब ये एक महारत है, तरीक़ा भी है, तो अब इसको किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है कि 7वीं जमात का उस्ताद आपकी निसाबी किताबों के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ने भी मावनत करता है। किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है वो तलबा के अंदर? ऑप्शन ए है गायर मुताला, ऑप्शन बी है मुश्तरका मुताला, ऑप्शन सी है तौसी मुताला, ऑप्शन डी है रहनुमाई में किया जाने वाला मुताला। बताइए। ऑप्शन सी तौसी मुताला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कि आप देखिए सवाल को भी समझिए, जो लोग नहीं समझ पाए, कि अब निसाबी किताबों के अलावा जब मौलिम या तलबा को इस तरह की गाइड करता है कि आप निसाबी किताबों के अलावा दूसरी किताबों को भी आप पढ़ें, ठीक है। यह ऐसा मज़मून, ऐसी महारत जो निसाबी किताबों के अलावा, निसाबी सरगर्मियों के अलावा महारत का इस्तेमाल दीगर किताबों में भी उस चीज़ का इस्तेमाल आता है, तो हम उसे तौसीई मुताला कहते हैं, ठीक। इसका सही जवाब तौसीई मुताला है। सवाल नंबर 14 है। सर लफ्ज़ गायर मतलब? गायर मतलब डीप, ठीक। सवाल नंबर 14 है आपके सामने। प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माक़िज़ के इंतखाब के लिए कहता है। ज़बान के मौलिम से कहा जा रहा है कि आप नए एकेडमिक ईयर में आप निसाबी किताबों और दूसरी माक़िज़ के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन सा गैर मुनासिब व मौजू है? अब निसाबी किताबें भी लाना है और दूसरे माख़िज़ यानी कि ताल्लुक़ रखने वाले वो भी किताबें आपको मंगवाना है, तो कौन सा गैर मुनासिब व मौजू है? ऑप्शन ए है किताबों और माक़िज़ का तताबुक, ऑप्शन बी है आमूज़िशी ज़रूरत और बच्चों को मालूम ज़बान, ऑप्शन सी है तलबा की सतह, ऑप्शन डी है तसव्वुराती पेचीदगी और मवाद की ज़ख़ामत। ऑप्शन डी तसव्वुराती पेचीदगी मवाद की ज़ख़ामत। ऑप्शन सी। जी, तो हमें ये देखना है कि जब आप निसाबी किताबों के अलावा दूसरे माख़ज़ी किताबें भी आप मंगवा रहे हैं, तो गैर मौजू क्या है? गैर मुनासिब चीज़ यही है। ऑप्शन ए को हम बात करते हैं तो किताबों और मौक़िज़ का तताबुक, तो यहाँ पर भी जो तताबुक नया लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, तो उसका मतलब भी ताल्लुक़ ही है, ठीक है, कोरिलेटेड होना चाहिए
निसाबी किताबों से माखूजी किताबें को रिलेटेड होना चाहिए, आपस में उनका ताल्लुक़ होना चाहिए। तो आप इससे मुनासिब ही ये चीज़। तो ऑप्शन बी है आमूज़ी ज़रूरियात और बच्चों को मालूम ज़बान, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो किताबें आप ऑर्डर कर रहे हैं तो तलबा की आमूज़ी ज़रूरत है नहीं है, या फिर वो बच्चों को मालूम ज़ुबान है या नहीं है। ऑप्शन सी है तलबा की सतह भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो गैर मुनासिब जो चीज़ वो यही है कि तसव्वुराती पेचीदगी अगर उन किताबों के अंदर होती है, मवाद की ज़ख़ामत होती है, वो बहुत ज़्यादा फसी व बलीग और मोटी होती है किताबें, तो ये गैर मुनासिब हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ें। आवाज़ आ रही है सभी को? जी सर। चलिए, जी सर। नंबर 15 है, उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़ुबान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मियार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्ज झैल में कौन सा मियार या पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और माऊन है? ठीक है, तो उस्ताद ने स्टूडेंट्स के लिए ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए कि तलबा ज़बान के लिए कितना मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना सीखे हैं, उसकी आपको सुपरविज़न करना है, निगरानी करना है। तो उसने एक क्राइटेरिया बनाया, मियार बनाया। तो मवाद के इस्तेमाल के लिए कौन सा पैमाना या मियार सबसे ज़्यादा बेस्ट है, माऊन है? ठीक है, ऑप्शन ए है मवाद की पेशकश, तैयारी और मशक। बी है कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, इआदा करना, तैयार करना। सी है मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन, तहरीरी रिपोर्ट। ऑप्शन डी है चेकलिस्ट, मफरूज़ात और आमोज़िशी माहौल। पिछला जो सवाल गुजरा है इसी पेपर के अंदर, उससे थोड़ा मुताबिकत रखता है ये सवाल। ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर मौलिम ने एक पैमाना बनाया है, किसके लिए बनाया है? तलबा के लिए बनाया है। ठीक है, और ये जो निगरानी है और पैमाने का इस्तेमाल कौन करेगा? ये मौलिम करेगा, और उस पैमाने के मुताबिक वो तलबा की निगरानी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उर्दू के अंदर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपको दो ऑप्शन सही कॉमन नज़र आ सकते हैं, सही नज़र आ सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ आपको बढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे मवाद की पेशकश, तैयारी और मशक, ठीक है, हो सकता है, लेकिन और मुनासिब क्या है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, इआदा करना और तैयार करना। ऑप्शन सी है मुशाहिदा, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट। ऑप्शन डी है चेकलिस्ट, मफरूज़ात और आमोज़िश माहौल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें ऑप्शन सी है कि आप तलबा का मुशाहिदा करेंगे, उसके बाद फीडबैक का सेशन लेंगे और उसके बाद आप तहरीरी रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन सी है सवाल नंबर 15 का। ये सबसे ऑफिशियल मेथड होगा कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल बच्चों का बनाएं, फीडबैक का सेशन भी लें और उसके बाद तहरीरी रिपोर्ट तैयार करें कि तलबा ज़बान के मवाद को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे। सवाल नंबर 15 यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब उसके बाद इस तरह की नज़म भी आपको आती हैं, नज़म पढ़कर इक़्तिबास के ताल्लुक़ से भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी एक इक़्तिबास पढ़ें या नज़म की अशार पढ़ें, आपको सरसरी मुताला करना है। सरसरी मुताले की एक क़िस्म है जिसमें हम उसका मरकज़ी मौजू जान लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गौर व खौज़ नहीं करना है, 1 मिनट के अंदर आपको ये पढ़ना है। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा कोहेसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। ठीक है, तो मेरे उन्वान से आप समझ चुके होंगे कि इसका मरकज़ी मौजू जो है वो वतन से मोहब्बत है और उसका इजहार है। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए कि सवाल इसी पर मबनी आगे आते हैं। शायर किस मौसम में सरसों के फूल के आश्कार होने की बात कर रहा है? बोलिए फास्ट। कौन सा मौसम है यहाँ पर? ऑप्शन। सर स्लाइड शो हो रही है। जी नज़र आ रही है सभी को? जिसको नज़र आ रही है जवाब दीजिए। कौन सा मौसम का जिक्र किया गया है? पहली लाइन में से देखो बसंत लाई है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। चलिए, सवाल नंबर 17 है, इसी नज़्म पर मबनी है, अशार पर मबनी है। शायर ने किस हवा को खुशगवार हवा बताया है? शायर ने किस हवा को खुशगवार बताया है? कहाँ है खुशगवार? कौन सी हवा को खुशगवार बनाए? कोहसार की। जी, ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, शायर प्रेम का बूटा किससे हरा करने के लिए कह रहा है? फौरी नज़म की तरफ अगर आप नज़र उठाएंगे तो आखिरी लाइन में आपसे कहा जा रहा है आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। ऑप्शन सवाल नंबर 18 का बी, ठीक है। ये बहुत आसान सेशन होता है। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, शायर बहार की आमद पर शाद होकर क्या करना चाहता है? तो यहाँ पर गीत गाना चाहता है, रक्स करना चाहता है, बाग में झूला झूलना चाहता है। ऑप्शन डी है बसंती लिबास पहनना चाहता है। क्या करना चाहता है? ऑप्शन डी बसंती लिबास पहनना चाहता है। ये नज़्म के आखिरी अशार में कहा गया है। सवाल नंबर 20, पहनेंगे डैश डैश हवा के बसंती लिबास हम, पहनेंगे डैश होके बसंती लिबास हम, शाद होकर, ठीक है जी। ऑप्शन ए उसका सही जवाब है। सवाल नंबर 21 है, मोहब्बत का मुतज़ाद क्या है? इस तरह के मुतज़ाद हममानी इस तरह के सवालात आपको आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप बताइए हमको कि मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होना चाहिए? जी सही जवाब। मोहब्बत का मुतज़ाद यानी ज़िद नफ़रत है, ना कि उल्फत है, ना मुनाफरत है, ना कुल्फत है, ठीक। अब देखिए अगला आपको इक़्तिबास आप यहाँ पर आ रहा है। इक़्तिबास को भी आप उसी तरह पढ़ेंगे, 1 मिनट के अंदर सरसरी मुताले के तौर पर आप उसे पढ़ेंगे मरकज़ी मौजू समझने के लिए। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। चिड़िया जब बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही रहते थे। कुछ दिन गुजर गए, अब चिड़िया बच्चे के बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और इसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। 1 2 3 दिन में इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम इनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। अब यहाँ पर आप सरसरी मुताले से पैराग्राफ का इक़्तिबास का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 22 है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? जी, चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी? फास्ट बोलिए। गेहूं के खेत में। ऑप्शन ए सही जवाब।
सवाल नंबर 23 है, चिड़िया के बच्चों ने किसको आते देखा? गाय और भैंस को, बिल्ली के आते देखा, भैंस और बैल को आते देखा, किसान और उसके बेटे को। ऑप्शन डी सही जवाब। सवाल नंबर 24 है, खेत में किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? गेहूं का पौधा, ज्वार का पौधा, मकई का पौधा, बाजरे का पौधा। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन ए गेहूं का पौधा दिखाया। सवाल नंबर 25 है, किसान ने गेहूं के पकने के इनको बारिश से बचाना ज़रूरी है, इनकी देखभाल करना चाहिए, सी है इनको जानवरों से बचाना चाहिए, ऑप्शन डी है 1 2 3 में इसको काट देना चाहिए, 1 2 दिन में इसको काट देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ठीक है, ये किसी का स्पीकर में इशू आ रहा है तो प्लीज़ अनम्यूट करिए। सवाल नंबर 26 है, किसान ने गेहूं किससे कटवाने की बात कही? ऑप्शन ए रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, मजदूरों से। किससे कटवाने की बात कही किसान ने? पड़ोसियों। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, पड़ोसियों से किसान फसल कटवाएगा। सवाल नंबर 27 है आपके सामने, चिड़िया जब बाहर जाती है तो इसके बच्चे कहाँ खेलते हैं? पेड़ पर खेलते हैं, घोंसले से बाहर आकर खेलते हैं, खेत के अंदर खेलते रहते हैं, या फिर घोंसले में ही रहते हैं? अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए सवाल में तो आपने फौरी पैराग्राफ की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। दिल से जवाब यहाँ पर टिक नहीं करना। 2-4 सवाल। चलिए, चिड़िया जब बाहर जाती है तो इसके बच्चे कहाँ खेलते हैं? हम बिल्कुल इक़्तिबास में जाकर देखेंगे। ये देखिए दूसरी लाइन में है, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। सवाल नंबर 28 है, चिड़िया के बच्चे क्यों डर गए? तेज आंधी की वजह से, बी किसान की गेहूं कटवाने की बात सुनकर, ऑप्शन सी है 2 कुत्तों को खेत के अंदर देखकर, ऑप्शन डी है शिकारी के जाल को देखकर। ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी सही जवाब है कि किसान की गेहूं कटवाने के बाद उसके बेटे को जो कर रहा था वो सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उसी से रिलेटेड सवाल नंबर 29 है, घोंसले की जमा क्या होगी बताइए? ऑप्शन ए घोंसला 3, बी घोंसलात, ऑप्शन सी है घोंसला 3 और घोंसलों। ऑप्शन डी घोंसलों। जी, सही जवाब है ऑप्शन डी घोंसलों। आखिरी सवाल है आपके सामने, बाहर का मुतजाद क्या है? मुतजाद यानी जिद अल्फाज। ऑप्शन ए। जी, बाहर का मुतजाद है अंदर, सही जवाब है। ठीक है, तो ये पूरे 30 क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के सवाल अगर प्रीवियस क्वेश्चंस के आप करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी पड़ेगा। आप देखिए कि हमने इतना डिस्कशन किए तो मोर देन 1 आवर आपको लगा है, 1 घंटे से ज़्यादा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जब एग्ज़ाम में होंगे तो इसको आपको स्पीड बढ़ाते हुए आपको 60 मिनट की बजाय आपको 30 मिनट के अंदर इसको करना है। जितनी आपकी कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पीड होगी, तो आप 30 मिनट की बजाय 20 मिनट में भी ये पेपर कर सकते हैं उर्दू का। ठीक है, इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कि और भी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्यूशन नहीं लगाए हैं और घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और उर्दू जैसे आसान मज़मून में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात सभी स्टूडेंट्स ले सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सर आपसे पहले क्लासेस की वीडियोस मिल सकती? जी ज़रूर मिलेगी आपको, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है मौजूद। आपको लिंक शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक।
जी सर। जज़ाकल्लाह खैर। सर आज के पेपर का आंसर के साथ में पीडीएफ भेजेंगे आप, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर थी तो सिर्फ सुन पा रही थी। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो आंसर हमने टिक करे हैं वो आपको भेज देंगे। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.